नमस्कार। आज हम भारत की संविधान निर्माण की कहानी में थोड़ी गहराई तक उतरेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल यात्रा रही है। नमस्कार। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि आज़ाद भारत की शासन व्यवस्था की नींव कैसे पड़ी, उसके मूल्य कैसे तय हुए। हमारे पास इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ स्रोत हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। तो ये समझना कि कैसे एक विचार एक पूरे देश के संविधान में बदला, ये सफर वाकई कमाल का है। सही कहा। और हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि ये मांग कैसे उठी, फिर वो सभा कैसे बनी, क्या क्या चुनौतियां आईं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये संविधान सभा का विचार, ये ख्याल सबसे पहले कैसे और कब आया? देखिए, वैसे तो विचार हवा में थे, लेकिन जो ठोस रूप में पहली बार जिक्र आता है वो है 1934 में। एम.एन. रॉय का नाम लिया जाता है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता थे। अच्छा, एम.एन. रॉय। लेकिन आधिकारिक तौर पर मांग कब उठी? आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब आईएनसी ने 1935 में पहली बार ये मांग रखी कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और फिर 1938 में नेहरू जी ने भी इस पर जोर दिया था। जी हाँ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से और साफ कहा कि आजाद भारत का संविधान बनेगा, बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा, और ऐसी सभा बनाएगी जिसे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे फौरन मान लिया क्या? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो टालते रहे। आखिरकार 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें उन्होंने सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं मान लिया, चलो ठीक है, विचार करेंगे। अच्छा, सिर्फ सैद्धांतिक रूप से? हाँ। फिर 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए एक प्रस्ताव लेकर। उसमें कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन तब तक तो मुस्लिम लीग का रुख बदल चुका था। बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने उसे खारिज कर दिया। वो तब तक भारत के विभाजन और दो अलग अलग संविधान सभाओं की मांग पर अड़ गए थे। उन्हें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए था। तो ये मामला उलझ गया। हाँ, काफी उलझ गया। इसी गांठ को सुलझाने के लिए फिर कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मिशन ने दो संविधान सभाओं वाली बात तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, एक ऐसी योजना जरूर पेश की जिससे मुस्लिम लीग को भी कुछ हद तक संतुष्ट करने की कोशिश की गई। और उसी योजना के तहत फिर एक संविधान सभा बनी। अच्छा, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत सभा बनी। हाँ। ये बनी कैसे? मतलब इसमें कौन लोग थे, कैसे चुने गए? तो ये सभा बनी नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना ने इसका ढांचा तय किया था। कुल सदस्य संख्या रखी गई 389। 389? हाँ, काफी बड़ी संख्या है। हाँ। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए थीं और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। और ये 296 सीटें कैसे बटी? ये प्रांतों की आबादी के हिसाब से बांटी गई। मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट, और इन सीटों को भी फिर 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया: मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब। ये बंटवारा भी आबादी के अनुपात में ही था। अच्छा, और सदस्य चुने कैसे गए? क्या आम चुनाव हुए थे? नहीं, आम चुनाव नहीं थे। ब्रिटिश भारत की सीटों के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। मतलब जो प्रांतीय विधानसभाएं पहले से थीं, उनके सदस्यों ने वोट डालकर अपने अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना। यानी जनता ने सीधे वोट नहीं दिया? नहीं, सीधे नहीं। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना। और वोटिंग का तरीका भी खास था: आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, ताकि छोटे समूहों को भी जगह मिल सके। और रियासतों की 93 सीटों का क्या हुआ? रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के राजाओं या प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था, चुना नहीं जाना था। ओह अच्छा, तो मतलब ये सभा पूरी तरह से चुनी हुई नहीं थी। कुछ सदस्य चुने गए, कुछ मनोनीत हुए। आंशिक रूप से मनोनीत। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जिन प्रांतीय विधानसभाओं ने सदस्यों को चुना था, वो खुद भी सीमित मताधिकार पर बनी थी। मतलब उस समय सबको वोट देने का हक नहीं था। समझ गई। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए इन 296 सीटों के लिए। क्या नतीजे आए? नतीजे काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक थे। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और बाकी जो 15 सीटें थीं वो छोटे मोटे समूहों और आजाद उम्मीदवारों को गईं। और रियासतें? उनकी 93 सीटें वो खाली रह गईं। रियासतों ने शुरू में तय किया कि वो सभा से दूर रहेंगी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे ही नहीं। लेकिन एक बात है, भले ही ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई, क्या इसमें समाज के अलग अलग वर्गों की नुमाइंदगी थी? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। आलोचनाओं के बावजूद अगर आप देखें तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं,
लगभग हर तबके के लोग शामिल थे। सिवाय महात्मा गांधी के उस दौर के करीब करीब सभी बड़े नाम इसमें मौजूद थे। चलिए, सभा बन गई। अब काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन जैसा मैंने कहा, मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया। वो अलग पाकिस्तान चाहते थे। तो बैठक में सिर्फ 207 सदस्य ही आए। तो अध्यक्ष कौन बना? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष तो चुना नहीं गया था, तो फ्रेंच परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और स्थायी अध्यक्ष? वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उपाध्यक्ष? H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बाद में सभा ने एक और उपाध्यक्ष रखने का फैसला किया, तो V.T. कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। तो सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे नेहरू जी ने पेश किया था। ये इतना अहम क्यों माना जाता है? ये बहुत ही अहम था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव सभा में रखा। ये महज एक प्रस्ताव नहीं था। ये समझिए कि आने वाले संविधान की आत्मा क्या होगी, उसका दर्शन क्या होगा, उसकी बुनियादी रूपरेखा थी ये। इसने दिशा तय कर दी। अच्छा, इसमें मुख्य बातें क्या थीं? क्या सपने देखे गए थे भारत के लिए? इसमें सबसे पहले तो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का इरादा जाहिर किया गया। फिर यह कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, देसी रियासतें और ऐसे दूसरे इलाके जो शामिल होना चाहें वो सब होंगे। और राज्यों के अधिकारों के बारे में? हाँ, ये महत्वपूर्ण था। इसमें इकाइयों को यानी राज्यों को स्वायत्तता देने की बात थी। और अविशिष्ट शक्तियां, मतलब वो शक्तियां जो केंद्र को नहीं दी गई, वो राज्यों के पास रहेंगी। और सबसे जरूरी, ताकत का स्रोत कौन होगा? जनता। साफ कहा गया कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सारी शक्ति और सारा अधिकार भारत की जनता से मिलेगा। फिर सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, कानून के सामने बराबरी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता, ये सब सुनिश्चित करने का वादा था। अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए भी कुछ था? बिल्कुल। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान था। और साथ ही दुनिया में शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया। ये एक बहुत व्यापक नजरिया था। और सभा ने इसे स्वीकार कर लिया? हाँ, थोड़ी बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया और इसने आगे संविधान निर्माण के हर चरणों को प्रभावित किया। आज जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही बदलावा रूप है। ये तो नींव पड़ गई, लेकिन फिर देश का बंटवारा हो गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। उसने इस सभा की स्थिति पर क्या असर डाला? बहुत गहरा असर डाला। 3 बड़े बदलाव आए। पहला, सभा अब पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बन गई। इसका मतलब ये था कि अब वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती थी, रद्द कर सकती थी। वो अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बनाने के लिए आजाद थी। ब्रिटिश कंट्रोल खत्म। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव ये था कि सभा अब सिर्फ संविधान बनाने वाली बॉडी नहीं रही, वो देश की विधायिका भी बन गई। मतलब उसे 2 काम सौंपे गए, एक आजाद भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। अच्छा, एक ही सभा 2 काम। हाँ, ये दोनों काम अलग अलग दिनों में होते थे। जब सभा संविधान सभा के तौर पर बैठती थी तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब वो विधायिका यानी संसद के तौर पर बैठती थी तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे। ये सिलसिला 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान बनाने का काम पूरा हो गया। और तीसरा बदलाव यकीनन बंटवारे से जुड़ा होगा। सही पकड़ा आपने। तीसरा बदलाव ये हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान वाले इलाकों से चुनकर आए थे, वो भारत की संविधान सभा से अलग हो गए। तो सदस्य संख्या कम हो गई होगी। हाँ, जाहिर है। जो मूल संख्या 389 तय हुई थी, वो घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 296 से 229 हो गई और रियासतों की 79 थी, 70 रह गईं। और हाँ, एक और बात हुई। जो रियासतें पहले हिचक रही थी, बंटवारे के बाद उनमें से ज्यादातर ने सभा में शामिल होने का फैसला कर लिया।
भारतीय डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। तो संविधान बनाने और कानून बनाने के अलावा भी सभा ने कुछ और काम किए? जी हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण काम भी किए। जैसे मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का अनुमोदन किया। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। और राष्ट्रपति का चुनाव? वो भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। बाप रे, कितना काम था! इस पूरी कवायद में समय कितना लगा, कुछ अंदाजा है? अंदाजा क्या, आंकड़े हैं। कुल मिलाकर संविधान सभा के 11 सत्र हुए। ये पूरा काम चला 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। हाँ, और इस दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया। जो संविधान का मसौदा बना उस पर ही 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। और खर्चा? उस जमाने में कितना खर्चा आया होगा? उस जमाने के हिसाब से काफी था, करीब 64 लाख रुपए का कुल खर्चा आया था। और आखिरी बैठक कब हुई? औपचारिक रूप से आखिरी सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन सभा भंग नहीं हुई। वो 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक पहले आम चुनाव 1951-52 के बाद नई संसद नहीं बन गई, तब तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। इतने सारे काम अकेले तो हो नहीं सकते थे। समितियों की क्या भूमिका थी इसमें? सुना है कई समितियां बनी थीं। बिल्कुल, इतना बड़ा काम था तो उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी था। सभा ने कई समितियां बनाई। इनमें से 8 तो प्रमुख समितियां थीं और बाकी कुछ छोटी समितियां भी थीं। कुछ प्रमुख समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष बता सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों वगैरह पर जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति रही होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। बिना किसी शक के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसी समिति के जिम्मे था नए संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उनके अलावा इसमें 6 और सदस्य थे। N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधवराव, ये B.L. मित्तर की जगह आए थे, और T.T. कृष्णामाचारी, ये D.P. खेतान के निधन के बाद आए थे। कुल 7 सदस्य। इस समिति ने काम कैसे किया? ड्राफ्ट कैसे बना? देखिए, इस समिति ने बाकी सभी समितियों के जो प्रस्ताव थे उन सब पर गौर किया, फिर भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। ये फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ मतलब आम लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल। भारत के लोगों को 8 महीने का समय दिया गया कि वो उस मसौदे को पढ़ें, इस पर चर्चा करें, अपने सुझाव दें, अगर कोई संशोधन चाहते हैं तो वो बताएं। ये बहुत बड़ी बात थी, एक खुली प्रक्रिया थी। फिर क्या हुआ? लोगों की प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल आई। बहुत सारी टिप्पणियां, आलोचनाएं, सुझाव आए। उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रारूप समिति ने फिर दूसरा मसौदा तैयार किया। ये अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि प्रारूप समिति ने अपना ये पूरा मसौदा तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया, और इस दौरान इसकी कुल 141 बैठकें हुईं। 6 महीने से भी कम, ये तो कमाल की तेजी है। तो अब फाइनल ड्राफ्ट तैयार था, इसे पास कैसे किया गया? प्रक्रिया क्या थी? हाँ, अब अंतिम चरण आया। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा सभा में पेश किया। इसे कहते हैं पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग। इस पर 5 दिन यानी 9 नवंबर तक आम बहस चली। फिर आया दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग। ये 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और सबसे लंबा चला, 17 अक्टूबर 1949 तक। इस दौरान संविधान के हर एक खंड पर, हर क्लॉज पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। संशोधन भी आए होंगे? बहुत सारे, करीब 7,653 संशोधन प्रस्तावित किए गए, और उनमें से 2,493 पर तो सभा में बाकायदा बहस हुई। आप सोच सकती हैं कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। जबरदस्त। इसके बाद तीसरा वाचन? जी, तीसरा वाचन शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 को। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब सभा द्वारा तय किए गए संविधान को पारित किया जाए। और वो दिन आ गया, 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया गया। सभा में उस दिन मौजूद सदस्यों और अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए। उस दिन
299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। यही वो तारीख है जिसका जिक्र हमारी प्रस्तावना में है, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को अर्पित किया। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें क्या-क्या था? उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। और एक रोचक बात, प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद सबसे अंत में अधिनियमित किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत केंद्रीय रही। कानून मंत्री भी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे ही। उन्होंने सभा की बहसों में बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने तार्किक, दमदार और प्रेरक तर्कों के लिए वो जाने जाते थे। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्हें मुख्य वास्तुकार भी कहते हैं, है ना? हाँ, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता के योगदान को देखते हुए ही भारत सरकार ने 2015 में यह फैसला किया कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि लोगों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? नहीं, पूरा नहीं। कुछ प्रावधान थे जो तुरंत लागू हो गए, जैसे नागरिकता से जुड़े कुछ अनुच्छेद, चुनाव, अंतरिम संसद, कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। और बाकी का संविधान? संविधान का जो बड़ा हिस्सा था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को संविधान में प्रारंभ की तारीख, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट कहा गया है और हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पर 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? कोई खास वजह? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। आपको याद होगा 1929 के दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और उसी संकल्प के तहत 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ओह हाँ, तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में। बिल्कुल, उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तारीख चुना गया। और जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सब निरस्त हो गए। ये तो हुई संविधान बनने की कहानी, एक गौरवशाली यात्रा। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया की या संविधान सभा की कोई आलोचना भी हुई? आलोचनाएं भी हुई और उन्हें जानना भी जरूरी है। कई आधारों पर आलोचना की गई। पहली और सबसे आम आलोचना ये थी कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। मतलब ये कि इसके सदस्य भारत के लोगों द्वारा सीधे वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं चुने गए थे। वो तो प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए थे जो खुद सीमित मताधिकार पर बनी थी। और क्या आलोचना थी? दूसरी आलोचना थी कि ये एक संप्रभु निकाय नहीं थी। आलोचकों का कहना था कि ये तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से बनी थी और इसके सत्र भी ब्रिटिश सरकार की इजाजत से होते थे। हालांकि 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये स्थिति बदल गई थी, जैसा हमने बात की। समय को लेकर भी कुछ कहा गया था ना? हाँ, ये भी कहा गया कि इसने बहुत ज्यादा समय लिया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं से तुलना की गई कि उन्होंने तो अपना काम सिर्फ 4 महीने में पूरा कर लिया था। और वो अपवाद समिति वाली बात, वो सभा के एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने प्रारूप समिति पर तंज कसते हुए उसकी धीमी गति के प्रति नाराजगी जताने के लिए उसे अपवाह समिति यानी कि ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। कांग्रेस के प्रभुत्व की भी आलोचना हुई। जी हाँ, ये एक बड़ी आलोचना थी। कहा गया कि सभा में कांग्रेस का दबदबा था। ग्रैनविले ऑस्टिन, जो एक अमेरिकी संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। वकीलों और नेताओं के बोलबाले की भी बात थी। बिल्कुल। एक आलोचना यह भी थी कि इसमें वकीलों और राजनेताओं का प्रभुत्व था, बाकी वर्गों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं था। और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि संविधान की भाषा थोड़ी जटिल और भारी भरकम हो गई। और धार्मिक प्रभुत्व को लेकर भी कुछ कहा गया। हाँ, कुछ ब्रिटिश पर्यवेक्षकों ने इस पर टिप्पणी की थी। जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। विंस्टन चर्चिल ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की कि ये सभा भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि ये आलोचनाएं उस समय के राजनीतिक माहौल और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए, जैसा हमने पहले चर्चा की, कि इन आलोचनाओं के बावजूद सभा में काफी विविधता थी और विभिन्न वर्गों और विचारों को शामिल करने का एक ईमानदार प्रयास जरूर किया गया था। बिल्कुल। चलिए अब जाते जाते कुछ और रोचक तथ्य जान लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े। जरूर। जैसे, क्या आप जानती हैं कि संविधान सभा का प्रतीक यानी मोहर, सील क्या था? नहीं, बताइए।
हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अच्छा, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, वो सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर सभा के सचिव थे और SN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, जो जटिल प्रस्तावों को कानूनी भाषा में ढालते थे। और जिसने इस संविधान को अपने हाथ से लिखा वो कौन थे? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने मूल संविधान को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक शैली में हाथ से लिखा था। और उसे सजाया किसने था? उसे सजाने और अलंकृत करने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और ब्योहार राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने मूल प्रस्तावना को खास तौर पर सजाया था। हिंदी संस्करण के बारे में भी बताइए। हाँ, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था और उसे भी नंदलाल बोस ने ही खूबसूरती से सजाया था। एक और जरूरी बात हिंदी पाठ से जुड़ी है। शुरू में संविधान में हिंदी में आधिकारिक पाठ का कोई प्रावधान नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 1987 में 58वां संशोधन हुआ, जिसने संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा। इससे क्या हुआ? इससे राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला कि वो संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराएं और ये सुनिश्चित करें कि उसका अर्थ वही हो जो मूल अंग्रेजी पाठ का है, और ये हिंदी अनुवाद सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक पाठ माना जाएगा। तो ये पूरी चर्चा, ये पूरी कहानी, इसका सार क्या है? संविधान सभा का काम कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था? बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक दस्तावेज तैयार करना नहीं था, ये एक नए आजाद राष्ट्र की नींव रखना था। एक ऐसा ढांचा बनाना था जिसमें भारत की अनेक विविधताओं, अलग अलग विचारों, उम्मीदों, सबको जगह मिल सके। ये सिर्फ कानून की बात नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे संवाद, बहस, असहमति और फिर सहमति के जरिए एक राष्ट्र अपनी दिशा तय कर सकता है। ये प्रक्रिया अपने आप में एक सबक है। और ये संविधान आज भी हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी आत्मा, इसके मूल सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन्हें समय के साथ जिंदा रखना और प्रासंगिक बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सोचने वाली बात है कि भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए और संविधान की भावना को जीवंत रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। बिल्कुल, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इसकी मूल भावना समय के साथ कमजोर न पड़े बल्कि और मजबूत हो, ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा। उम्मीद है कि संविधान निर्माण की इस यात्रा की हमारी ये गहरी पड़ताल आपको दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।